गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर हमारा टॉपिक चल रहा था बैक्टीरिया। इसमें अब हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है पिली या फिब्रिया। ये क्या होता है? जैसा हमने पहले डायग्राम में देखा था, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये है बैक्टीरिया का डायग्राम, बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, इसमें हमने देखा था ये रहा ऊपर पिलस या फिर फिब्री, है ना। इसको क्या कहते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पर है? सेल वॉल ये रही, ठीक है, कोशिका भित्ति ये है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिब्रिया पतले छोटे तंतु की तरह, तंतु का क्या मतलब होता है? फिलामेंट की तरह, है ना। अकशाकीय यानी अफ्लैजिलेटेड उपांग होते हैं। क्या होते हैं ये? थिन शॉर्ट फिलामेंट्स लाइक नॉन फ्लैजिलर अपेंडेज होते हैं, जो कोशिका की सतह पर परिपक्ष्माभ रूप से बाहर निकले रहते हैं। परिपक्ष्माभ क्या था? जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस कहते हैं, है ना। पेरिट्राइकस कैसे होते हैं? जिसमें चारों तरफ जो है फ्लैजिला के समान संरचना निकली हुई होती है। जब कोशिका बैक्टीरिया के चारों ओर फ्लैजिला पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस कहते हैं। ठीक है, तो पेरिट्राइकस के रूप में बाहर निकलते हैं। प्रत्येक कोशिका में लगभग 100 से 500 फिम्ब्रिया होते हैं। एक सेल में कितने होंगे? लगभग 100 से 500 तक फिम्ब्रिया होते हैं। यानी यदि हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखें बैक्टीरियल सेल का, तो उसके चारों तरफ लगभग 100 to 500 फिम्ब्रिया होते हैं और वे लंबाई में 0.5 से 20 nm व व्यास में 3 to 5 nm होते हैं। वे प्रोटीन सब यूनिट्स के बने होते हैं। ये जो फिब्रिया बने होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये सब यूनिट किसकी? प्रोटीन की सब यूनिट के बने होते हैं। अर्थात पाइलिन एक खोखले फिलामेंट का निर्माण करते हैं और कुंडलित कप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, फिम्ब्रिया क्या होते हैं? ये फ्लैजिला के समान संरचना होती है, जो कि उपांग के रूप में यानी अपेंडेज के रूप में, अपेंडेज क्या होते हैं? जो मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसके रूप में काम करते हैं। इसके बाद है सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति। ये क्या होता है? जीवाणु कोशिका भित्ति की संरचनात्मक समग्रता के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब उसके पूरा स्ट्रक्चर जो डिपेंड होता है बैक्टीरिया का, वो किस पर डिपेंड होता है? सेल वॉल पर डिपेंड होता है, क्योंकि बाहर का आकार जिस तरह का होगा उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो उसी तरह से होगा। इसलिए सेल वॉल क्या बनाता है? उसकी संरचना को बनाता है। पेप्टिडोग्लाइकोन यानी पॉली एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकोन क्या होता है? पॉली एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये इन दोनों को क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकोन कहते हैं। की उपस्थिति के कारण जीवाणु की कोशिका भित्ति अन्य जीवों से कैसी होती है? भिन्न होती है, अलग होती है। यह पेप्टिडोग्लाइकोन परत कोशिका झिल्ली के तुरंत बाहर मौजूद होता है। पेप्टिडोग्लाइकोन का मुख्य कार्य जीवाणु कोशिका भित्ति को कठोरता प्रदान करना और जीवाणु कोशिकाओं के आकार को निर्धारित करना होता है। इसका काम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकोन का मुख्य काम क्या है? जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल को कठोरता यानी स्ट्रॉन्ग बनाना तथा जीवाणु कोशिकाओं के आकार को निर्धारित करना यानी शेप देना और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि कोई भी बाहरी चीज़ उस पर आसानी से आक्रमण ना कर पाए। ठीक है, इसके बाद है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में अंतर। दोनों में क्या अंतर होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो इसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। इसके लिए एसीटोन या अल्कोहल से साफ करने के बाद क्रिस्टल वायलेट आयोडीन रंजक कॉम्प्लेक्स को बनाए रखने की क्षमता के आधार पर जीवाणु को दो प्रमुख समूहों यानी कौन से दो ग्रुप? एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव,
जीवाणु में विभाजित किया जा सकता है। इस अभिक्रिया को क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में एक के नाम से ग्राम अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। मतलब इस पर जो काम किया था वो ये खोज किसने की थी? क्रिश्चियन ग्राम ने की थी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। जिसने अभिरंजित विज्ञप्ति विकसित की, यानी स्टेनिंग की जो प्रोसेस थी इसको डेवलप किया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में अंतर निम्न होते हैं। अब हम उनको कैसे पहचानेंगे ये मैं आगे आपको टेबल में बताती हूँ। जैसे कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है। अब सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर ग्राम पॉजिटिव कैसे होते हैं और ग्राम नेगेटिव कैसे होते हैं ये मैं बताऊंगी। अब थिकनेस कैसी होती है, पहले पॉजिटिव में उसके बाद नेगेटिव में। तो थिकनेस यानी मोटाई कैसी होगी, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव जो होते हैं वो थिकर होते हैं यानी मोटे होते हैं, और नेगेटिव जो होते हैं वो थिनर होते हैं यानी पतले होते हैं। ठीक है। फिर पेप्टिडोग्लाइकॉन, इसमें कैसा होता है? इसमें मोटी परत होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की मोटी परत होती है। ग्राम पॉजिटिव में कितनी? 60 to 80 nm। और इसमें कैसी होती है? नेगेटिव में पतली परत होती है यानी थिन लेयर होती है 2 nm की। इसके बाद थर्ड पॉइंट है थिकोइक एसिड, कैसा होता है? इसमें प्रेजेंट होता है पॉजिटिव में और इसमें एब्सेंट होता है। वैरायटी ऑफ एमिनो एसिड्स, इसमें कुछ होती है, मतलब वैरायटी जो होती है एमिनो एसिड की ग्राम पॉजिटिव में कम होती है, लेकिन इसमें कैसी होती है? अनेक होती हैं। इसके बाद एरोमेटिक और सल्फर युक्त एमिनो एसिड, इसमें अनुपस्थित या कुछ कम होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं? ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं और पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं या फिर कम होते हैं। लिपिड अनुपस्थित होते हैं या फिर स्कैंट होते हैं यानी कुछ कम होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। पोरिन प्रोटीन एब्सेंट होता है पॉजिटिव में और इसमें नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। पेरीप्लाज्मिक रीजन यानी परिद्रव्यीय क्षेत्र ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। तो इन चीज़ों से हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं, उनको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस हम जान सकते हैं। इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक और सेल, या तो साइटोप्लाज्म सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, साइटोप्लाज्म पे पाई जाने वाली सेल। अब ये क्या होती है? सेल वॉल के ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जैसा हमने डायग्राम में देखा था, बैक्टीरिया सेल की जब हमने डायग्राम देखी थी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पहले पिलस के बारे में पढ़ा जिसको फिम्ब्रिया कहते हैं, उसके बाद हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है ना। एक जो लेयर है जो ये क्या बना रही है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही है, एक पतली लेयर होती है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल के ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसे कोशिका द्रव्य झिल्ली यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर आंतरिक झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई लगभग कितनी होती है? 7.5 nm यानी 0.0075 μm होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितनी होगी प्रोकैरियोट्स में? इसकी मोटाई 7.5 nm होती है। ठीक है। इसके बाद है कोशिका द्रव्य एवं कोशिका अंगक या फिर हम इसको कोशिकांग भी कह सकते हैं, यानी ऑर्गेनेल्स। सेल साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स, सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं ये सब पता ही है पहले से। तो सेल मेम्ब्रेन द्वारा संलग्न संरचना को कोशिका द्रव्य के रूप में जाना जाता है। जो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। जो जलीय अर्धपारदर्शी प्रत्यास्थ और मोटी होती है। कैसी होती है? जलीय यानी लिक्विड जो भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अर्धपारदर्शी यानी सेमी ट्रांसपेरेंट होती है और साथ में कैसी होती है? थिक होती है। प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में प्रमुख संरचनाएं न्यूक्लियोइड, राइबोसोम तथा विभिन्न आरक्षित जमा यानी
अंतर्वेशी पिंड सेल इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। अधिकांश मेम्ब्रेन बद्ध संरचनाएं जैसे कौन कौन सी होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होती। एक मिनट, क्या दिया है ये? अधिकांश झिल्लीबद्ध संरचनाएं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम तथा झिल्ली बाध्य रिक्तिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में मौजूद नहीं होती है। अच्छा, फिर है इसका न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक अच्छी तरह से विकसित केंद्र की उपस्थिति का अभाव होता है। फिर भी उनमें केंद्रकीय संरचना को एक द्विरेशीय डीएनए के रूप में शामिल किया गया है। अब हमें ये पता है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और यदि पाया भी जाता है तो वो सिर्फ एक नाम मात्र के लिए होता है, जिसके ऊपर कोई वॉल या फिर कोई लेयर नहीं पाई जाती है, जो डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कोशिका के केंद्र के समीप मौजूद होता है। एक डीएनए के रूप में उसमें सेल के अंदर होता है, लेकिन जो आउटर कवरिंग उसमें नहीं होती है। इस तरह का केंद्रक पाया जाता है। नॉर्मली इसमें प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस केंद्र की संरचना को केंद्र का यानी न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन, क्रोमेटिन बॉडी, न्यूक्लियर इक्विवेलेंट, बैक्टीरियल क्रोमोसोम आदि के रूप में जाना जाता है। एक जीवाणुवीय कोशिका की आनुवंशिक सूचना केंद्रका में निहित होती है, जो बैक्टीरिया कोशिका की संरचना और कार्य के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं का वहन करती है। मतलब जो भी मैसेज होते हैं उनको ले जाने का काम करती है। इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम बहुत छोटी संरचना होती है जो एक जीवाणु कोशिका के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। कहाँ पर? बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, जिनकी संख्या 15,000 से 20,000 तक होती है। प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम के उपसमूह यानी सब यूनिट 50S बड़ी इकाई तथा 30S छोटी इकाई होती है। राइबोसोम में राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी rRNA और प्रोटीन शामिल होता है। रूपांतरण प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया राइबोसोम के द्वारा ही होती है। राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, इसके बाद है मीजोसोम। मीजोसोम क्या होते हैं? ये घुमावदार व या बहुस्तरीय यानी बहुत सारी लेयर से, है ना, बहुस्तर का मतलब हो गया बहुत सारे स्तर यानी बहुत सारी लेयर से बने हुई झिल्लीदार निकाय होती है या कॉलोनी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संलयन के रूप में कोशिका द्रव्य में बनते हैं। कभी कभी वे केंद्रकीय पिंड के संबंध में तथा अक्सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्रॉस भित्ति गठन की स्थानों से विकसित होते हैं। ये सामान्यतः ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में विकसित नहीं होते हैं। जो मीजोसोम होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डेवलप नहीं होते हैं। इसके बाद है अंतस्थ पिंड, जिसको क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़। अब ये क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कुछ रासायनिक पदार्थ आरक्षित निक्षेप के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में जमा होते हैं। इन्हें अंतस्थ के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या हो गया इसका कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल मटेरियल, है ना, रासायनिक पदार्थ आरक्षित निक्षेप के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में जमा होते हैं। मतलब जब कंडीशन उनकी सही होती हैं, फेवरेबल होती हैं, उस समय उसको आगे उपयोग करने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। और इस तरह के जो मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हुआ। इसके बाद है बैक्टीरियल स्पोर्स, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।